हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास 11th के लिए और हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को शॉर्ट में भी कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एक्सचेंज वर्ड में, तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप कोई दुकान पे गए ना, आपने 500 का नोट दिया उसे और उन्होंने क्या किया, उसका चेंज आपको वापस कर दिया। तो आपने एक तरह से क्या किया, नोट का एक्सचेंज कर लिया, किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। और उसी तरह से हम बात करें यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, मतलब ये हम किसका एक्सचेंज करेंगे? गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बॉडी में और हम एक्सेल क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम कैसे इनहेल कर पाते हैं और कैसे एक्सेल कर सकते हैं। इस चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ कि हम कैसे इसमें बढ़ेंगे ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन कौन करवाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाएगा और रेस्पिरेटरी ऑर्गन करवाएंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या है? लंग्स है। अगर हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले क्या आएगा? नॉस्ट्रल आएगा, नॉस्ट्रल के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के बाद हमारा विंड पाइप आएगा जिसको कहते हैं ट्रेकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा लंग्स। तो ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट फ्लो हो गया है ना। तो ये इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जिसको हम इस चैप्टर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर को मिस बिल्कुल मत करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ करेंगे। तो एंड तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो फेरिंग्स है ना, यहाँ पर ये कॉमन ओपनिंग होता है फूड पाइप का भी और विंड पाइप का भी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, जब ये दोनों पाइप का यहाँ कॉमन ओपनिंग मिलता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो जो खाना हम खाते हैं, फूड खाते हैं, तो मिस्टेक से ये फूड पाइप में ना जा करके ट्रैकिया में क्यों नहीं चला जाता, विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो फेरिक्स होता है ना, फेरिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है एपीग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को भी कवर करके रखता है एपीग्लॉटिस, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस फूड के अगेंस्ट। जैसे ही फूड को ये देख लेता है ना, तो एक ये वॉल क्रिएट कर देता है जिसके कारण जो है फूड को एपीग्लॉटिस के अंदर इंटर नहीं करने देता, और एपीग्लॉटिस के अंदर अंदर नहीं आएगा तो ये ट्रैकिया के पास जा नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा जो है नहीं होता, कभी कभी फूड जो है इंटर कर जाता है। सिचुएशन कैसा होता होगा, जैसे कि मान लो आप कभी खाना खा रहे हो, खाना खाने टाइम क्या होता है, अगर आप मिस्टेक से हंस रहे हो या बात कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है ना, हमारा एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है। एपिग्लोटिस ओपन क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप माउथ से भी ऑक्सीजन ले सकते हो, सांस ले सकते हो। तो जैसे ही आप माउथ ओपन करते हो, तो एपिग्लोटिस को लगता है कि आप जो है सांस लेने के लिए माउथ को ओपन किए हो, ऑक्सीजन को लेने के लिए माउथ को ओपन किए हो। तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये अपना लेयर को ओपन कर देता है, जिसके कारण मिस्टेक से फूड कभी कभी एपिग्लॉटिस के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हमें छींक आ जाती है और प्रॉब्लम भी होता है। तो ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जितना इंटरेस्टिंग अभी लगा ना, उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डाइजेशन करते हैं और कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और थोड़ा बहुत तो हमने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले जो चैप्टर में पढ़ा था एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो फूड का हमने पहले डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया। एब्जॉर्ब कहाँ हुआ था? ब्लड में हुआ था। ब्लड से कहाँ गया था? टिश्यू में, और टिश्यू लेवल से हमारा कहाँ चला जाता है? सेल में चला जाता है। इस तरह का कुछ हमने फ्लो पढ़ा था। तो सेल के में हमें पता है, सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल के अंदर हमें प्रेजेंट होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बनाने का काम यही करता है ना। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, एटीपी मिल भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में रखता है? तो एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट रखता है। मतलब कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर रखता है। तो इस एनर्जी, अगर मान लो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। सेल जाके डाइजेशन भी नहीं कर पाते, चल भी नहीं चलते भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते। मतलब समझो तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक सोने के लिए भी और खाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी देता कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करे और हम क्या करें? ऑक्सीजन को इनहेल कर सके बॉडी में, और CO2 को एक्सेल कर सके हमारे बॉडी से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम कहते हैं क्या? रेस्पायरेशन। तो ये पूरा का प्रोसेस चलता कहाँ पर है? सेल के अंदर चलता है, इसलिए हम इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो,
आगे यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़्यादा बता दूँ तो प्रॉब्लम होने लगेगा। देखो, हमें पता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हमारे नोज से होगा, इस नोस्ट्रिल के थ्रू होगा, है ना। इस नोस्ट्रिल के थ्रू क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को पहले इनहेल करेंगे बॉडी में, और ये ऑक्सीजन जाएगा इस तरह से, और ये ऑक्सीजन होता हुआ कहाँ से जाएगा, इस फेरेंक्स के थ्रू जाएगा, है ना। फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आएगा, लैरिंक्स के बाद कहाँ जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के में फिर कहाँ चला यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जो पाइप होता है, इस पाइप को हम कहते हैं विंड पाइप। ये जो पाइप है इसको हम कहते हैं विंड पाइप, जिसका नाम होता है ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, तो ऑइसोफेगस, और विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। अब देखो, आपको यहाँ समझना क्या है, देखो ये जो फेरेंक्स है ना, यहाँ कर क्या है, ये फेरेंक्स है, इसके बाद ये लैरिंक्स है। अगर देखा जाए तो ये जो फेरेंक्स है ना, ये कॉमन ओपनिंग कहलाता है। कॉमन ओपनिंग मतलब है कि यहाँ पर जो फूड पाइप होते हैं वो भी मिलता है, और जो विंड पाइप है वो भी एक इस जगह पे जाकर मिलता है। अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि यार दोनों एक ही जगह अगर पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों पाइप अगर सेम जगह का ओपनिंग है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि खाना खाते हैं तो ये जो मिस्टेक से चला जाए किस पे, विंड पाइप पे, ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो फेरेंक्स हो ना, फेरेंक्स के आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है ग्लोटिस। कौन प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, और ये ग्लोटिस को भी कवर करके रखता है ईपीग्लोटिस। और ये ईपीग्लोटिस का काम क्या है कि ये आने वाले फूड को क्या करता है, एंट्री को रोकता है, मतलब ये बता देता है कि तुम जो है गलत जगह से एंट्री कर ले रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, और फूड पाइप में उस फूड को भेज देता है। क्लियर है। फिर भी क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम अगर हंसते हैं या बोलते हैं, तो क्या होता है, मिस्टेक से क्या होता है, एपिग्लोटिस उस टाइम ओपन हो जाता है, और मिस्टेक से फूड क्या होता है, बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए खाना खाने टाइम हमें क्या करना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए, और ना हंसना चाहिए, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने ब्रोंकियाई नहीं पढ़ा, ब्रोंक्योल नहीं पढ़ा, है ना। आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं समझोगे, इस छोटे से डायग्राफ फिगर से देख के समझ जाओगे। देखो ये क्या, ये जो लंग्स है ना, ये लंग्स है ना। ये लंग्स से अटैच कौन था, ट्रैकिया था, जो कि विंड पाइप है। ये ट्रैकिया है ना। अब ये ट्रैकिया जो है लंग से अटैच किसके थ्रू होता है, तो फिफ्थ थोरासिक वर्टिबल के थ्रू अटैच होता है। फिर रिपीट करते हैं कि ये जो लंग्स से ट्रैकिया जो अटैच होता है, ये फिफ्थ थोरासिक वर्टिबल के थ्रू ही अटैच होता है। क्लियर है। और ये जो ट्रैकिया है इससे अटैच होता है कौन, ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो ब्रोंक्यूल्स कब बनता है, तो पहले बनेगा प्राइमरी ब्रोंकियाई, और ये प्राइमरी ब्रोंकियाई आगे जब ब्रांच बनाता है तो बनता है सेकेंडरी ब्रोंकियाई, और ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई जब आगे जाकर के फिर से एक ब्रांच बनाएगा तो हम कहेंगे टर्सरी ब्रोंकियाई। और ये तीनों ब्रोंकियाई जब मिल जाते हैं तो हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स दिखते कैसे हैं, एक्चुअली देखो इस तरह से, ये जो दिख रहे हैं ना, ये लंग्स के अंदर कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर, यही है ब्रोंक्यूल्स, है ना। एक एक करके देखो तो ये प्राइमरी ब्रोंकियाई कहलाएगा, सेकेंडरी और ये टर्सरी, लेकिन तीनों मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम इसको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ये देखो यहाँ लिखा है ना, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है यहाँ तक, चलो अच्छी बात है। अब ये जो है ब्रोंक्यूल्स जो बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है, और इस ब्रोंक्यूल्स से अटैच होता है एक डक्ट। उस डक्ट का नाम होता है एल्व्यूलर डक्ट। क्या नाम होता है उसका, एल्व्यूलर डक्ट। और इस एल्व्यूलर डक्ट से अटैच होता है एल्व्यूलाई। और इस एल्व्यूलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम हम आगे देखेंगे। बस इतना बताते हैं कि ये जो एल्विलाई है यही करेगा आगे जा करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि रिस्पायरेशन करवाएगा, और तो और इसके अंदर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह का कुछ फ्लो है, यह फ्लो आपको याद रखना है। पहले नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलर डक्ट, और इस फिर आता है एल्वुलाई तक। इस तरह का फ्लो होता है, ऑक्सीजन इस तरह से मूव होता है, और फिर CO2 भी इसी तरह से फिर बाहर आएगा, है ना।
अब एक एक करके बात करते हैं। हमने एल्वेलाई के लिए बात तो कर दिया कि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा मतलब, और इसके अंदर ये क्या करेगा, एल्वेलाई में ऑक्सीजन इनहेल करेगा और CO2 को एक्सहेल करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर रखेगा और फिर CO2 को बाहर भेज देगा। हमने बोला ना इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। हमने वही लिखा है जो अभी तक हमने बात कर चुकी है। हमने ये भी बोला था ना कि ग्लोटिस को कवर करके रखता है एपिग्लोटिस, सेम चीज है ना। अब वो मैंने लिखा है ना कि मतलब कि अगर मिस्टेक से अगर फूड एंटर कर जाए इस एपिग्लोटिस से तो क्या होगा, वो हमने लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ समझो कि ये जो यहाँ फ्लो है ना, इन नोस्ट्रिल से फायरिंग ये सब, तो यहाँ हमने क्या किया, ये नोस्ट्रिल से लेकर के इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को फर्स्ट पार्ट माना है ना। नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को हमने फर्स्ट पार्ट माना है, और ये एल्विलर डक्ट से एल्विलाई तक को हमने सेकंड पार्ट माना है। ऐसा क्यों माना है, अभी पता चलेगा। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया ना नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये इसके अंदर जो भी आएंगे वो क्या करेगा, कंडक्टिंग का काम करेगा। कंडक्टिंग मतलब है कि इम्प्यूरिटी से हमें बचाएगा। जैसे कि मान लो होता है ना कि कभी डस्ट पार्टिकल्स जो है इंटर कर जाएंगे नोस्ट्रिल से, तो इफेक्ट कर जाए, तो उससे बचाने के लिए, उस डस्ट पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो ये पहला पार्ट वाला करेगा। दूसरा काम है, दूसरा क्या करता है, तो दूसरा वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भी बचाता है, मतलब कि हमें ड्राई नहीं होने देगा। मतलब कि सोचो अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए है ना, अगर ज़्यादा हमारा ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये सब अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी ना ब्रीथिंग में। तो हमें पता है उससे क्या होगा, सूखी खांसी आएगी, सूखी कफ आएगी। तो हमें पता है ये सूखी खांसी जो है किसका सिम्टम है, तो कोविड का सिम्टम है। और कोविड इज बैक, सबको पता है यार, पता नहीं आगे क्या होगा, पर ये जो है ये कोविड का सिम्टम भी है ना। तो किसके थ्रू होता है, ये नोस्ट्रिल्स थ्रू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंडर ही आता है। दूसरा पार्ट कहता है जो एल्विलर डक्ट टू एल्विलाई है, ये क्या करेगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, इट मींस रेस्पिरेशन करेगा। देखो एल्विलाई दिख गया ना, तो आप समझ जाना, एल्विलाई दिख गया मतलब कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही करेगा, इतना याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक फिगर है, एक डायग्राम है कार्टिलोजेनस रिंग का, कार्टिलोजेनस रिंग का। इससे आपको यह समझना है कि देखो ये फिगर है किसका, एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया। एंड एनाटॉमी मतलब होता है क्या, अंदर का स्ट्रक्चर, इनसाइड है ना, बॉडी के इनसाइड। तो ट्रैकिया का अगर स्ट्रक्चर देखे तो कुछ इस तरह का होता है ना। जैसे यहाँ लैरिंग्स है, ये है ना, ये लैरिंग्स है, यहाँ फारिंग्स होगा, ये ट्रैकिया है। तो यहाँ बताना बस ये है मेरे को कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, वो आपस में इस कार्टिलेजेनस रिंग के थ्रू ही अटैच होते हैं। बस यही समझाना है कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, ये जो है यहाँ पर, ये जो है ये आपस में किसके थ्रू अटैच होते हैं, तो एक कार्टिलोजेनस रिंग के थ्रू अटैच होते हैं। अब देखो, इसके बाद हम बात किए थे, ये ट्रैकिया हमने देख ही लिया है जिसको विंड पाइप कहते हैं। हमने बोला था ये लंग्स होता है, ये लंग्स के अंदर क्या है, एल्विलाई है, एल्विलाई में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मैंने कहा था ना। उस फ्लूइड का नाम होता है प्ल्यूरिला। क्या होता है, प्ल्यूरा, क्या नाम होता है उसका, प्ल्यूरा नाम होता है ना। और ये लंग्स के बाहर ये जो दिख रहा हो, ये जो येलोविश कलर का ये जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्ल्यूरा इफ्यूजन। क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, जिसमें क्या है, फ्लूइड बिटवीन प्लूरल स्पेस। जो भी प्लूरल स्पेस होता है उसके बीच बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसी फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्लियर है। अब हमारा टॉपिक है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का साफ मतलब क्या समझ में आएगा कि हम कोई भी चीज़ को अपने बॉडी में इनहेल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, कौन से गैस को हम इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एक्सपायरेशन का मतलब है बॉडी से मूव आउट करना, मतलब कि हम किस गैस को हम बॉडी से एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन, इसको कहेंगे इंस्पायरेशन। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ही ईजी था ये तो, है ना। अब बात करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। देखो आपको ये चीज तो पता होगा कि ये जो लंग्स होता है ना, ये जो लंग्स होता है ये एक मसल ही है ना। इसे तो सिंपल सी बात है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि मसल क्या, ये जो लंग्स है ये कैसे बना है, मसल से बने हैं, है ना। हार्ड तो होते नहीं है, सॉफ्ट होता है ना। चलो ठीक है। तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस लंग्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी देता कौन है, तो दो देते हैं, एक है डायफ्राम
जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, ये भी एक तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इंटरकोस्टल मसल होता है ना, ये डोर्सी वेंट्रली जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। डोर्सली वेंट्रली मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, है ना। और ये जो है डायफ्राम जो है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से प्रोवाइड करता है, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर में, मतलब है कि ये साइड नीचे से मतलब नीचे की तरफ से ये जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। अब कैसे प्रोवाइड करता है ना, तो वो देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं। तो ये जो है लंग्स का डायग्राम है, मान लो लंग है। तो ये जो डायफ्राम है ना इस रीजन में प्रेजेंट है ना, ये जो डायफ्राम है कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ। तो ये जो डायफ्राम होता है ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है अपन को, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब ये नीचे की तरफ से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो नीचे की तरफ है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस यहाँ पर ये डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। और रही बात इसके साइड वे में इधर और इधर की, तो इधर साइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कौन, इंटरकोस्टल मसल। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर एक खास चीज बतानी है आपको, है ना। आपको ये इक्वेशन तो याद होगा, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है। हमें यहाँ से ये पता होता है कि जो प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम का। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। सही है। अब मानो कि यहाँ बाहर क्या है, ये हम इंसान है ना, ये जो लंग्स है ये इंसान का है। तो बाहर साइड क्या है, ऑक्सीजन है। और मान लो कि बाहर साइड जो ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर है, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर में क्या है, हाई प्रेशर है ना। अगर बाहर में हाई प्रेशर है तो सिंपल सी बात है कि बाहर में वॉल्यूम कम होगा। और अगर बाहर में वॉल्यूम कम होगा तो अंदर में वॉल्यूम फिक्स है कि ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा वे से समझते हैं। अपन के पास बहुत सारे वे है। इसको मान लो एक बलून है ना, लंग्स को क्या मान लो, एक बलून है। अब बलून को हमने क्या दिया है, हवा दिया है, वो उसको फुला के रखा है। तो फुलाया तो उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। अब वॉल्यूम बढ़ गई तो हम कहेंगे ना कि अंदर में ऑक्सीजन जो है, CO2 मत मान समझो यार, CO2 नहीं है वो, अंदर में क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो बढ़ता गया, तभी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ी ना। मतलब कि अंदर में वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमने इनहेल किया होगा, है ना। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमने ऑक्सीजन तो इनहेल किया ना, तभी तो वो फूल गया, तभी तो वो फूलेगा ना। और अगर उससे ऑक्सीजन हम बाहर निकाल दे तो कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, एकदम श्रिंक कर जाएगा तो मतलब क्या होगा कि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि अगर वो अंदर में वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो हमने क्या किया है, इनहेल, ऑक्सीजन को क्या किया है, इनहेल किया है, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। और अगर अंदर में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि अभी अभी हमने CO2 को रिलीज किया है, इसका मतलब हमने क्या किया है, एक्सपायरेशन किया है। ये चीज आपको यहाँ से समझना था, है ना। क्लियर है यहाँ तक। एक डिवाइस होता है उसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो होता है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को चेक करने का काम करता है। दूसरा है ब्रेथिंग रेट। ब्रेथिंग रेट कहता है कि हम 1 मिनट में कितना बार ब्रेथिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है हम सांस लेते हैं, है ना। फिर है थोरासिक चैम्बर। अब थोरासिक चैम्बर कैसे समझ में आएगा, तो थोरासिक चैम्बर जो है ना ये लंग्स को कवर करके रखता है। मैंने पहले ही बताया ना कि लंग्स क्या है, एक मसल है। सिंपल सी बात है, मसल है तो उसको सेफ्टी भी तो चाहिए, क्योंकि हल्का सा अगर उसे चोट लगेगी डैमेज हो जाएगा तुरंत से, और डैमेज हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है कौन, ये थोरासिक चैम्बर। थोरासिक चैम्बर जो है उसको चारों तरफ से घेर के रखता है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली और लोअर साइड। डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है स्टेरनम, लेटरल रीजन में प्रेजेंट होता है रिब्स। रिब्स में पता है कि 12 पेयर में प्रेजेंट होता है, एक साइड 12 इधर भी 12, है ना। और लोअर साइड में प्रेजेंट होता है डायफ्राम। ये क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेना, थोड़ा तो मेहनत कर ही सकते हो, है ना। देखो हमने एल्वेलाई तक पढ़ा था ना, वहाँ फ्लूइड भी देख लिया था।
और हमने बोला था एल्विलाई में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कहा था कि ये एल्विलाई जो है ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन का डिसॉल्व भी करवाएगा, मतलब कि हमने कहा था ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेगा। तो करता कैसे है, तो ये जो एल्विलाई है, ये एल्विलाई का बाहर का वॉल जो होता है इसको हम कहते हैं एल्विलर वॉल। और एल्विलर वॉल बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं, तो ये जो एल्विलाई है, एल्विलाई के बाद है ना, इससे सटा हुआ कौन प्रेजेंट होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एल्वुलाई का बेस में प्रेजेंट होता है ना, बेस रीजन में प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी बात यह है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है हमारा ब्लड कैपिलरीज। कौन अटैच होता है, ब्लड कैपिलरीज अटैच होता है, जो कि किससे बना होता है, एंडोथेलियम का बना होता है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस एल्वुलाई ने क्या कंटेन करके रखा है, मान लो ऑक्सीजन को कंटेन करके रखा है। अब ऑक्सीजन को कंटेन करके रखा है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पहले जाएगा, पहले इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाएगा, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इस ब्लड कैपिलरीज में डिसॉल्व होगा। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इससे कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा ऑक्सीजन हमारा। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, अगर हम कहें कि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जा रहा है, तो हम उस ब्लड को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। पॉइंट याद रखा आपने, क्लियर है। अब ये डायग्राम जो है ये हार्ट का है ना। ये हार्ट हमें पता है कि जनरेटर के जैसा दिख रहा है ना, जनरेटर की तरह धक 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 तो ये जो हमें पता है कि जो हार्ट होता है तो 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, जिसमें कि दो वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं। तो ये इधर साइड क्या है, ये राइट रीजन है, तो क्या प्रेजेंट होगा, एक राइट एट्रियम प्रेजेंट होगा, एक राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। इधर साइड लेफ्ट रीजन है, तो हमें पता है कि यहाँ लेफ्ट एट्रियम होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब हमें पता है हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना। देखो हार्ट को ना वहाँ इस फिगर से समझना बहुत ही मुश्किल था, तो मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है, समझो तो एक हार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, हंसना मत यार, समझना बस। देखो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर किया है ना, एक मिनट, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन एंटर किया है ना, लंग्स में क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर गया लंग्स में, और ये लंग्स कहाँ भेजेगा, एल्वुलाई पास भेजेगा, और एल्वुलाई क्या करेगा, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर के ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन को भेज देगा, डिसॉल्व करवा देगा। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना। अब ये ब्लड वेसल्स में क्या है प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है आकर के डिसॉल्व हो गया है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया है, तो ये ब्लड कौन सा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जैसा कि हमने कहा था। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, तो इस राइट एट्रियम पास आएगा। ये नॉक नॉक करेगा, बोलेगा कौन, बोलेगा हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो बोलेगा ठीक है भैया तुम अंदर आ जाओ। ये अंदर आएगा तो ये रुकेगा नहीं, अब ये ठकठकाएगा इसको, राइट वेंट्रियम वाले को। ये बोलेगा नॉक नॉक, ये बोलेगा ये कौन, तो बोलेगा भाई मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हूँ, तुम मुझे अंदर आने दो। तो ये राइट वेंट्रिकल बोलेगा ठीक है यार तुम आ जाओ। अब राइट वेंट्रिकल पास आएगा, फिर आगे यह गेट है, ये यहाँ से ओपन करेगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आते आगे जाएगा कहाँ पर, टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जाएगा, ये पूछेगा नॉक नॉक कौन, तो ये बोलेगा कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ। टिश्यू बोलेगा ठीक है भैया आ जाओ, पर इसका एक शर्त है, ये बोलता है कि अगर तुम ऑक्सीजन लेके आओगे तो मैं कार्बन तुम्हें मुफ्त में दूंगा। टिश्यू क्या कहता है कि अगर तुम ऑक्सीजन ले करके आओगे तो मैं तुम्हें कार्बन जो है वो फ्री में दूंगा। तो भी अब ऑक्सीजन को तो अंदर आने से मतलब है, तो बोल दिया ठीक है तुम कार्बन दो या कुछ भी दो, मुझे अंदर आने दो बस। तो ये बोलता है ठीक है, तब फिर ये अपना गेट ओपन करता है, ये यहाँ पर ये क्या करेगा, टिश्यू कार्बन यहाँ पर छोड़ देगा, है ना। जैसे यही ये इसके गेट से निकलता है, वैसे इस पे क्या हो जाता है, कार्बन अटैच हो जाता है। अब कार्बन मिलेगा तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये तो अच्छा गैस है नहीं, तो इसीलिए हम, अब ये सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गया, ये ब्लड में मिल गया। तो ब्लड मिल गया तो हम इस ब्लड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता कब है, सबसे पहले तो टिश्यू से जैसे ही निकलता है वैसे ही सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है ना। मतलब टिश्यू से आने से पहले कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन टिश्यू से जाने के बाद कैसा हो चुका है वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक।
चलो, अब ये कहाँ ऑक्सीजन, ये जो है रेडियोक्सीनेटेड ब्लड फिर से कहाँ आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा, बोलेगा नॉक नॉक कौन, तो ये बोले लेफ्ट एट्रियम बोलेगा कि कौन है तुम, ये बोलेगा भैया हम CO2 है, हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आए हैं। तो ये तुरंत खोलेगा, क्यों खोलेगा, क्योंकि इसे पता है कि हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको वापस भेजो किसी तरह लंग्स के पास और हम फ्री हो जाएं। तो ये लेफ्ट एट्रियम पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम फिर किसी तरह फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर के CO2 जो है इस वापस लंग्स के पास पहुंचेगा और लंग्स तुरंत इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा बॉडी से, है ना। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया मतलब क्या किया, इनहेल किया, इंस्पायरेशन किया, और CO2 को छोड़ा मतलब एक्सहेल किया, इनका मतलब एक्सपायरेशन किया। तो देखो एक ही चीज को हम कितनी तरह से समझ रहे हैं, है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने देना है अपन को। क्लियर है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि लंग्स आया, ऑक्सीजन यहाँ ब्लड वेसल्स पे आया, है ना, मैंने साफ साफ लिखा है ना। देख लो यार, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, ऑक्सीजन गया टिश्यू पे, टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जैसे सेल पे गया वैसे क्या हो जाएगा वो, सिंपल सी बात है, वहां जैसे ही सेल पे गया तो वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम पास जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, वापस लंग्स पे जाएगा, CO2 रिलीज कर देगा, हो जाएगा एक्सपायरेशन। मैंने वही प्रोसेस लिखा है जो कि मैंने बताया है आपको। क्लियर है। अब ध्यान से यहाँ समझना है आपको, यहाँ ध्यान से क्या समझना है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कहाँ मिला है, ब्लड में। हमें पता है ब्लड में भी कहाँ जाएगा, तो RBC के पास जाएगा, रेड ब्लड सेल के पास जाएगा। और रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन, जिसके कारण RBC रेड दिखता है, ये तो सबको पता होगा, है ना। अब देखो उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ये जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी पे आएगा, तो 97% जो है RBC ले लेता है और बाकी बचा 3% प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लेगा। क्लियर है। अब बात करें CO2 की, तो CO2 जो है वो क्या करेगा, 70% बाइकार्बोनेट लेगा, 23% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन लेगा, और 7% जो है CO2 डिजोल्व कहाँ हो जाता है, प्लाज्मा में जाकर डिजोल्व हो जाएगा। ये आपको याद रखना है ना, ये NCERT में लिखा हुआ है, याद रखना है। इसके बाद हम इसके डिटेल में पढ़ाएंगे, पर ये डिटेल वाला आप भूल भी जाओ तो जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो 97% RBC डिसॉल्व करता है और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ये आप याद रखना ही रखना, क्योंकि इस पिछले साल ही नीट ने ये क्वेश्चन पूछा है CO2 में कि बताओ कितने परसेंट बाइकार्बोनेट जो है CO2 के डिसॉल्व होते हैं। देखो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है ना। इसको आराम से समझते हैं, नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चार्ट को समझना जरूरी है ना। तो हमने पहले कह दिया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमें पता है CO2 जो है वो 70% डिजोल्व किस में होते हैं, तो 70% डिजोल्व होता है बाइकार्बोनेट में, 23% डिजोल्व होता है, सॉरी 23% डिजोल्व होता है कार्ब हेमोग्लोबिन में, और 7% डिजोल्व होते हैं प्लाज्मा में। एक्चुअली होता कैसे, अब वो देखो, ये देखो ये है ना, ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल में पता है कौन कौन से होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो ज्यादातर तो डिजोल्व किसमें होते हैं, RBC में ही होते हैं। तो ये RBC को हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखाया है, इसमें समझना है, ये जो बड़ा वाला फिगर है ना, इस वाले फिगर को देखना है, ऊपर वाला देखना नहीं है अपन को, ठीक है। बस इतना समझ लो कि प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है NaCl, क्या प्रेजेंट होता है, एक साल्ट प्रेजेंट होता है, उसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये बस अभी आपको याद रखना है ना, याद नहीं, याद रख लिया। चलो अब आगे आते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 7% वाला, ये डायरेक्टली डिसॉल्व किस पे हो जाएगा, ये इस प्लाज्मा में हो जाएगा। ये बाहर में क्या है, ये प्लाज्मा है, अंदर में RBC है ना। तो ये बाहर में जो प्लाज्मा है उस पे क्या हो जाएगा, 7% वाला कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। अब बचा ये 70% वाला और 23% वाला। तो 70% डिसॉल्व किस में हो रहा है, बाइकार्बोनेट के रूप में। तो ये कैसे डिसॉल्व होगा, वो देखो 70% वाला कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर गया इस RBC में, है ना। RBC में इंटर किया CO2, RBC में जैसे इंटर करता है तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, सबको पता होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है इस वाटर के साथ, और एक एंजाइम एक प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, है ना। तो इस दोनों के प्रेजेंस में जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में।
ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस वाटर और कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में आएगा, ये टूटेगा किस में, चेंज किस में हो जाएगा, H2CO3 में चेंज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो ये जो 70% वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर आकर के डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, इस यहाँ पर आकर डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना आपको। वेरी गुड। अब देखो ये टूट जा, ये भी H2CO3 जो होता है ये आगे जाकर ब्रेक डाउन होता है किसमें, HCO3 माइनस में और H प्लस में। तो ये जो HCO3 माइनस होता है उस वो हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्लियर है। अब ये HCO3 जो है ये RBC से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा प्लाज्मा में। ये जो HCO3 जो था वो कहाँ पर था, आरबीसी के अंदर फॉर्म हुआ था, लेकिन अब कहाँ आ गया है, इस प्लाज्मा में आ गया है। देखो ये देख सकते हो है ना, ये HCO3 माइनस जो है वो कहाँ आ गया है, तो प्लाज्मा के अंदर आ गया है। अब प्लाज्मा में पहले से क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमें एक चीज तो पता है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो NaCl है तो Cl तो माइनस है, Cl कैसा है, ये माइनस है ना, और ये Na कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये Na पॉजिटिव जो है ये HCO3 माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaHCO3 का फॉर्मेशन कर देगा, और ये Cl जो होगा ये चला जाएगा इस RBC के अंदर। अब ये RBC के अंदर क्यों गया, इसलिए गया क्योंकि ये जो HCO3 माइनस बाहर आ गया, तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, यहाँ पर से एक नेगेटिव चार्ज का कमी हो गया। तो एक नेगेटिव चार्ज को कमी पूरा करने के लिए ये Cl जो है ये इंटर कर जाएगा कहाँ पर, इस RBC में। तो ये जैसे ही Cl इंटर कर जाएगा उसको हम कहते हैं कैल्शियम से, जो सॉरी कैल्शियम बोल दिया, क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, क्लोरीन शिफ्ट। यहाँ तक क्लियर है, क्लोराइड शिफ्ट बोलो या क्लोरीन शिफ्ट बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट हो जाता है। अब हमने 70% वाला तो देख लिया कैसे डिसॉल्व होता है, अब बात करते हैं 23% वाले की। तो 23% जो है ये डिसॉल्व किस पे होगा, हेमोग्लोबिन में, है ना, मतलब कि कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन में। तो अब देखो यहाँ पर हमने देख चुका था ना कि ये HCO3 माइनस था, ये जो बाहर निकल गया, बचा था सिर्फ H प्लस, है ना, क्या बचा था, H प्लस बचा था। अब हमें इतना तो पता है कि ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो कौन सा पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन। तो ये पिगमेंट हेमोग्लोबिन और ये बचा हुआ जो H प्लस होता है ये आपस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। और इस कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन में आकर के ये 23% वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। ये चार्ट समझना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं है, मैंने पहले कहा था, इजी ही है, कुछ भी नहीं किया। बस क्या हुआ, यह CO2 इंटर किया, ये सबसे पहले वाटर और प्रेजेंस में आया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का प्रेजेंस में, ये टूटा H2CO3 में, उसके बाद HCO3 माइनस में टूटा और HCO3 माइनस जो है बाहर चला गया। ये बाहर जाने के बाद NaCl के साथ ट्रीट करके NaCO3 बना दिया और Cl अंदर चला गया तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये हमने देखा कि ये जो H प्लस बचा हुआ था, यहाँ पर कार्बन तो पहले से था, तो कार्बन और ये H प्लस और ये हेमोग्लोबिन मिलके क्या बन जाएगा, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन बन गया, जहाँ पर 23% वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो गया और 7% तो पहले ही डिसॉल्व हो चुका है प्लाज्मा में डायरेक्टली। क्लियर है। अब एक इफेक्ट पढ़ना है अपन को, उस इफेक्ट का नाम है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट में क्या है, इन्होंने 4 फैक्टर दिया था। कौन कौन सा फैक्टर है, पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस और टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर है ना। और ये फैक्टर बताता है कि कब ये जो है ये फेवरेबल कंडीशन पे होगा और कब अनफेवरेबल कंडीशन पे होगा। क्लियर है। दोनों तरफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये बताएगा कि कब
और पार्शियल ऑक्सीजन जो है कब फेवरेबल कंडीशन पे होगा और कब अनफेवरेबल कंडीशन पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसा होगा, ये बताएगा ये फैक्ट। जैसे कि ये पार्शियल ऑक्सीजन है ना, ये अगर हमें फेवरेबल कंडीशन पे चाहिए, मतलब कि आप खुद सोचो, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए? फेवरेबल कंडीशन पे अगर हमें सांस लेना है तो हम ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए होगा, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन पे जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा उसका हमें क्या चाहिए? हाई परसेंटेज चाहिए। और जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज लो होना चाहिए फेवरेबल कंडीशन पे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ हाई था तो यहाँ लो हो जाएगा, और यहाँ लो है तो यहाँ हाई हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं H प्लस का। तो हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन को फेवरेबल कंडीशन पे जो H प्लस होता है वो लेस होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारे लिए वो सही है। क्लियर है? और दूसरा ही बात टेम्परेचर की, तो हमें खूब सब पता है कि ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो हमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। मतलब फेवरेबल कंडीशन में तो लो टेम्परेचर ही अच्छा होता है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए भी लो टेम्परेचर ही अच्छा होगा। तो जस्ट अपोजिट उसका अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, यहाँ लो तो यहाँ हाई, यहाँ लेस तो यहाँ हाई। क्लियर है? यही था हेल्डन इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ऑक्सी प्लस हेमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी प्लस हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी में होता है, सबको पता है। ये आरबीसी है, ब्लड है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ब्लड और ऑक्सीजन, हम यहाँ ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन ना बोल के कि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ब्लड और ऑक्सीजन, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? क्यों होगा? तो ब्लड और ऑक्सीजन जब मिलता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हम पहले से बोलते आ रहे थे, समझे? इसलिए हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें और हमें पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फेवरेबल कंडीशन में कैसा होगा? इंक्रीज होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना ज्यादा होगा हमारे बॉडी में उतना हमारे लिए अच्छा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना कम होगा उतना उतना ज्यादा अच्छा है ना। देखो, मेड्यूला को अपन कहते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेड्यूला को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा गया है और नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और बोर्ड्स के लिए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। और ये जो मेड्यूला होता है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल भी होता है। क्लियर है? एक होता है नीमोटॉक्सिक सेंटर। नीमोटॉक्सिक सेंटर किसको बोलते हैं? पोन्स को बोलते हैं। एक होता है केमो सेंसिटिव एरिया, और एक है रिसेप्टर। रिसेप्टर में हमारा आता है और एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। ये जो आर्च और आर्टरी होता है ये रिसेप्टर्स के काम भी करते हैं। क्लियर है? नोट में लिखा है हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस। जो HCO2 होते हैं और H प्लस होता है ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। ये फिर से बोल रहे हैं कि ये जो है ये CO2 और H प्लस ये बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। और ये क्वेश्चन भी नीट 2022 में आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो CO2 और हाइड्रोजन है, मतलब H प्लस है, वो बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। दूसरी बात कि ये जो O2 होता है ना, वो प्ले करता है इनसिग्निफिकेंट रोल, है ना। वो जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, वो इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये जो CO2 और H प्लस है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोनों का कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रख लो कि ऑक्सीजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और CO2 और H प्लस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं। बस इतना याद रख लो, काफी है। अब बात करते हैं डिस्पैरिटी डिसऑर्डर की, है ना। डिस्पैरिटी डिसऑर्डर की सबसे पहले आता है अस्थमा, जिसको हम दमा भी बुलाते हैं।
है ना? कभी सुने ही होंगे कि किसको अस्थमा हो गया। अस्थमा एक्चुअली होता क्या है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाता, है ना? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छींक आएगी, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो, उसे खांसी भी हो सकता है और छींक बहुत तेज आएगा, उस जो पेशेंट होता है वो बहुत तेज छींकेगा। इससे पता हो सकता है कि उसे अस्थमा हुआ है। तो उसे हम पता है दमा के पेशेंट जो होते हैं उसको एक चीज़ दिया रहता है जिसको कि मतलब अंदर घींच मतलब क्या कैसे बोले उसको, एक मेडिसिन के रूप में एक चीज़ दी जाती है जिसको वो अपने साथ ही रखते हैं और जब भी वैसा प्रॉब्लम होता है तो वो उसको लेते हैं, है ना? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये होता कैसे है, तो एक्चुअली होता है कि जो ब्रोंकियाई और जो ब्रोंक्योल्स होते हैं ना उसका इन्फ्लामेशन होने के कारण दमा हो जाता है। अगर वो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्योल्स में कोई भी प्रॉब्लम होएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादातर चांस है कि वो अस्थमा हो सकता है। दूसरा है इम्फीसेमा। इम्फीसेमा एक कॉर्निक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? कॉर्निक डिसऑर्डर है। जो ये होता कैसे है, तो जो एल्वुलर वॉल्स होते हैं उसके डैमेज होने के कारण इम्फीसेमा हो जाता है, जिसके कारण जो रेस्पिरेशन का सरफेस होता है वो घट जाता है। अब रेस्पिरेशन में कमी आएगी तो सांस लेने में दिक्कत तो होगा ही। और ज़्यादातर इम्फीसेमा जो होता है ये सिगरेट पीने के कारण होता है, स्मोकिंग के कारण होता है, इसलिए स्मोकिंग ना करें भैया, समझ गए? लास्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल मत का मतलब है जैसे बहुत सारे वर्कर जो होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में वर्क करते हैं, चाहे वो कितनी डस्ट पार्टिकल्स, कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स घूमते हैं ना उनके आसपास, तो उस डस्ट से होने वाले जो भी डिजीज होते हैं उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल, है ना? जैसे कि इंडस्ट्री वर्कर हो गया, जैसे जो कि स्टोन या फिर डस्ट में काम कर रहे हैं उसको भी ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकता है। कोई लॉन्ग एक्सपोजर कर रहे, जैसे कि मान लो कहीं होता है ना कि पत्थर चट्टान को तोड़ रहे हैं, है ना, तो उससे भी जो भी इन्फ्लामेशन होता है उससे ये डिजीज हो सकता है। तीसरा है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो प्रोलिफेरेशन ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू, जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फाइब्रोसिस। ये भी एक तरह का डिजीज होता है। क्लियर है? तो ये चैप्टर को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो मैंने बोला बोला था कि हम प्रैक्टिकल जरूर करेंगे और एंड में करेंगे, ये भी कहा था। चलो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देख सकते हैं कि इस बलून के अंदर हमने क्या भर दिया, हवा भर दिया। तो आपको क्या मानना है कि जो लंग्स है, इस लंग्स के अंदर क्या फिल हो चुका है, अभी ऑक्सीजन फिल हो चुका है। मतलब अभी इसने क्या किया है, इंस्पायरेशन किया है। ओके, अब लंग्स इंस्पायरेशन जब करता है उसके बाद क्या करेगा, एक्सपायरेशन करेगा। अब एक्सपायरेशन जब ये करता है तो हमारा लंग्स जो है कुछ इस तरह से हो जाता है ना, सिकुड़ जाता है। इसको कहते हैं रिलैक्सेशन। अब ये जब सिकुड़ के फिर से जब शेप लेता है ये, तो कैसा हो जाता है, फिर से जिस तरह शेप था वैसा हो जाएगा, नॉर्मल शेप हो जाएगा। तो जब एक्सपायरेशन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, ये आपको याद रहना चाहिए।